गुड मॉर्निंग। हम लोग कोर्स 4 की यूनिट 1 की चर्चा कर रहे थे। कोर्स 4 की यूनिट 1 में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं त्रिभाषा सूत्र के बारे में। ट्राई लैंग्वेज फार्मूला के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। ट्राई लैंग्वेज फार्मूला के बारे में चर्चा कर ली है। ट्राई लैंग्वेज फार्मूला आकलन भी कैसे हो, उसको गठित करने के लिए कौन कौन सी समितियां गठित की गईं, उनका क्या प्रभाव रहा, प्राथमिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा और माध्यमिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा और उच्च शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके पश्चात हम लोगों ने संवैधानिक प्रावधानों के बारे में भी अध्ययन कर लिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे जो आप लोगों के सिलेबस में पढ़ा जाना है, कॉलोनियल डिबेट्स ऑन स्कूल लैंग्वेज पॉलिसीज, विद्यालय की भाषा नीतियों पर औपनिवेशिक वाद विवाद। विद्यालय की भाषा नीतियों पर औपनिवेशिक वाद विवाद। उपनिवेश जानते ही हैं आप सभी कि उपनिवेश किसे कहते हैं। उपनिवेश से तात्पर्य है जब एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर शासन करता है जब एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर शासन करता है और अपनी नीतियां और नियमों को लागू करता है तो उसे उपनिवेश कहते हैं। और वाद विवाद तर्क के आधार पर होता है। एक ही विषय पर दो या दो से अधिक पक्ष हो जाते हैं या अपना विचार रखते हैं, वो वाद विवाद की श्रेणी में आता है और हर कोई अपने पक्ष को सही व जायज़ ठहराता है। तो भारत में हम लोगों के जो आप लोगों के सिलेबस में जो पढ़ना है कि विद्यालय की भाषा नीतियों पर औपनिवेशिक वाद विवाद, कॉलोनियल डिबेट्स ऑन स्कूल लैंग्वेज पॉलिसीज, उसकी चर्चा हम लोगों को करनी है। स्वतंत्रता से पहले भाषा नीति क्या थी? अभी बताया कि उपनिवेश किसे कहते हैं। उपनिवेश से तात्पर्य जब एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर शासन करता है तो उसे उपनिवेश कहा जाता है। उसकी नीतियों का अनुसरण करता है तो औपनिवेशिक कहा जाता है। विद्यालय की भाषा नीतियों पर औपनिवेशिक वाद विवाद, कॉलोनियल डिबेट्स ऑन स्कूल लैंग्वेज पॉलिसी। स्वतंत्रता से पहले भाषा नीति, लैंग्वेज पॉलिसीज प्री इंडिपेंडेंस या बिफोर इंडिपेंडेंस डे। आप सभी जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। तो प्राचीन काल में हमारी भाषा नीति बिल्कुल स्पष्ट थी। बोलियां अनेक थीं किंतु शिक्षा एवं सरकारी कामकाज के माध्यम के रूप में संस्कृति स्वीकृत थी। संस्कृत बोली चाली जाती थी, लिखी जाती थी, इसी में कार्य होता था। और संस्कृत को देववाणी भी कहा जाता था। संस्कृत विद्वानों, शिक्षितों और जनता के उच्च वर्ग की भाषा अर्थात देववाणी थी। संस्कृत विद्वानों, शिक्षितों और जनता के उच्च वर्ग की भाषा अर्थात देववाणी थी। पाणिनि एवं पतंजलि जैसे भाषा वैज्ञानिकों के हाथों में आकर यह इतनी परिमार्जित हो गई थी कि उच्चतम एवं सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों को अभिव्यक्त करने में यह सर्वथा समर्थ थी। कामकाज की भाषा होने के कारण यह अत्यंत सम्माननीय मानी जाती थी। कामकाज की भाषा होने के कारण यह अत्यंत सम्माननीय मानी जाती थी। इसको देववाणी भी कहा जाता था। इसका देववाणी नाम से भी इसे सूचित किया जाता था, सम्मान किया जाता था। कुछ समय पश्चात अर्थात बौद्ध काल में अशोक जैसे महान सम्राट के शासनकाल में भारत की राजभाषा का पद पाली और प्राकृत को मिला। फिर क्या था? पाली और प्राकृत की खूब उन्नति हुई। इससे ग्रंथ रचे गए, घोषणाएं की गई, शिलाओं एवं स्तंभों पर लेख लिखे गए। भारत के प्रमुख शिला विद्यालयों, विहारों, विश्वविद्यालयों तथा आश्रमों में पाली और प्राकृत का पठन पाठन होने लगा। फिर हालात बदला।
भारत पर मुसलमानों का शासन हुआ। भारत पर मुसलमानों का शासन हुआ। मुगलों के शासनकाल में मुगलों के शासनकाल में कुछ स्थिरता आई। कामकाज की भाषा फारसी हो गई। कामकाज की भाषा फारसी हुई। फिर समय बदला। भारत पर मुसलमानों का शासन हुआ। मुगलों का शासन हुआ। मुगलों के शासनकाल में कुछ स्थिरता आई। कामकाज की भाषा फारसी हुई। अदालतों, कचहरियों एवं दरबारों में फारसी का बोलबाला प्रारंभ हुआ, जिसके अवशेष अभी भी कचहरियों में दर्ज हैं। अदालतों, कचहरियों एवं दरबारों में फारसी का बोलबाला आरंभ हुआ, जिसके अवशेष अभी भी कचहरियों में देवनागरी लिपि में लिखे गए। कुछ ठेठ फारसी के शब्दों को कुछ ठेठ फारसी के शब्दों के रूप में देखे जा सकते हैं। साधारण जनता ने बाजारों में एक अन्य भाषा उर्दू या हिंदी का विकास कर लिया था, किंतु राजभाषा का पद फारसी ही को प्राप्त था। अतः विद्यालयों में, शिक्षालयों में भी फारसी का पठन पाठन प्रारंभ हुआ। मकतब और मदरसे खुले। फारसी का विद्वान चारों ओर सम्मानित होने लगा। यह समय भी अधिक दिन नहीं रह सका। एक समय आया जब समूचा भारत ब्रिटिश राजध्वज के नीचे आ गया। अंग्रेज पहले व्यापार पर ही अपना ध्यान केंद्रित किए हुए थे, किंतु जब बाद में उन्हें राज्य करने का चस्का लगा तो भाषा का प्रश्न भी उनके सामने आ गया, क्योंकि व्यापारी जहाँ जाता है वहाँ की भाषा सीख लेता है या वहाँ की भाषा से परिचित हो जाता है। अंग्रेजों ने भी पहले ऐसा ही किया, किंतु बाद में उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। राजकाज की भाषा अंग्रेजी थी ही। उधर अंग्रेजी के सौभाग्य से मैकाले की शिक्षा नीति भी स्वीकृत हो गई। ब्रिटिश शासनकाल में मैकाले के प्रयासों के पश्चात हमारी भाषा नीति स्पष्ट थी। अंग्रेजी राजभाषा थी। विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी ही था। उस समय हम अपने शिक्षालयों से अंग्रेजी की बर्तनी रटवाने में ही छात्रों का समय नष्ट करते रहे। फिर भी हम 2% से अधिक भारतीयों का अंग्रेजी ना सिखा सके, परंतु हमारी शिक्षा का आदर्श अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करना अवश्य रहा। इसलिए भारत में कुछ विद्वान अंग्रेजी के इतने उच्च कोटि के जानकार हुए कि उनका लोहा अंग्रेज भी मानने लगे। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं पर अंग्रेज भी मुग्ध हो गए और श्रीमती सरोजिनी नायडू का उन्होंने भारत कोकिला की उपाधि दे डाली। हिंदुस्तानी होकर भी इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, जैसे कवि रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, ये सब बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते, अंग्रेजों से भी अच्छी अंग्रेजी वो बोलते थे। तो इसके बाद ये स्वतंत्रता पहले पूर्व भारत की भाषा नीति थी। अब स्वतंत्र भारत की भाषा नीति की बात करें। लैंग्वेज पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस डे। पुनः समय बदला। हमारी स्वतंत्रता की बेड़ियां कट गईं। हम स्वतंत्र हुए। स्वतंत्र भारत में सरकार की भाषा संबंधी की दिशा राजा जी ने पहले ही निश्चित कर दी थी। द्वितीय महायुद्ध राजा जी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। पुनः समय बदला। हमारी स्वतंत्रता की बेड़ियां कट गई।
हम स्वतंत्र हो गए। पुनः समय बदला, हमारी स्वतंत्रता की बेड़ियां कट गई, हम स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र भारत में सरकार की भाषा संबंधी नीति की दिशा राजा जी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने पहले ही निश्चित कर दी थी। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के हाथों में मद्रास प्रदेश की बागडोर आई तो उन्होंने उसी दिशा में तमिलनाडु का मार्गदर्शन किया। मद्रास की दोनों व्यवस्थापिका सभाओं में अर्थात विधानसभा और विधान परिषद में हिंदी विरोध का दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए राजा जी ने हिंदी के राष्ट्रभाषा होने का प्रस्ताव पास कराया और कहा कि सरकार की नीति इस संबंध में यही है कि हिंदी का जो भारत के अधिकांश भागों में बोली जाती है काम चलाओ ज्ञान हो जाए, ताकि इस मद्रास के विद्यार्थी इस योग्य हो जाएं कि दक्षिण तथा उत्तर में सुविधापूर्वक विचार विनिमय कर सकें। कि सरकार की नीति संबंध में यही है कि हिंदी का जो भारत के अधिकांश भागों में बोली जाती है काम चलाओ ज्ञान हो जाए, ताकि इस मद्रास प्रदेश के विद्यार्थी इस योग्य हो जाएं कि दक्षिण तथा उत्तर में सुविधापूर्वक विचार विनिमय कर सकें। उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य का संदर्भ देते हुए आगे कहा कि निष्कर्ष यह है कि हिंदी का गंभीर ज्ञान प्राप्त करना भारत के सभी लोगों के लिए शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। स्वतंत्र भारत की भाषा नीति और शिक्षा की दिशा का स्पष्ट चित्र उस समय राजा जी के मस्तिष्क में था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के मस्तिष्क में था। बाद में वे अपने निश्चय से डिग गए और भाषा नीति को उन्होंने अस्पष्ट बना डाला। ख्याति प्राप्त बंगाली विद्वान बंकिम चंद्र चटर्जी के कथन को देखिए। उन्होंने क्या कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी के कथन को देखिए। हिंदी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में जो लोग ऐक्य स्थापित करेंगे वही प्रकृति बंधु कहलाने के योग्य हैं। चेष्टा कीजिए, यत्न कीजिए, कितने ही समय बाद क्यों न हो मनोरथ पूर्ण होगा। हिंदी भाषा के द्वारा भारत के अधिकांश स्थानों का मंगल साधन कीजिए। केवल बांग्ला और अंग्रेजी की चर्चा से काम नहीं चलेगा। ख्याति प्राप्त बंगाली विद्वान बंकिम चंद्र चटर्जी के कथन को देखिए। हिंदी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में जो लोग ऐक्य स्थापित करेंगे वही प्रकृति बंधु कहलाने के योग्य हैं। चेष्टा कीजिए, यत्न कीजिए, कितने ही समय बाद क्यों न हो मनोरथ पूर्ण होगा। हिंदी भाषा के द्वारा भारत के अधिकांश स्थानों का मंगल साधन कीजिए। केवल बांग्ला और अंग्रेजी की चर्चा से काम ना चलेगा। आचार्य विनोबा भावे ने यहाँ तक कह डाला था कि मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो यह मैं नहीं सह सकता। आचार्य विनोबा भावे ने तो यहाँ तक कह डाला था कि मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो यह मैं नहीं सह सकता। प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के उद्गार की भाषा नीति के परिचायक थे।
उनका कहना था राष्ट्रीयता के प्रतीक स्वरूप एक भाषा के जाने बिना काम नहीं चल सकता है। एक भाषा के माने काम नहीं चल सकता है, माने बिना और यह भाषा देश की या राष्ट्र की कोई भाषा होनी चाहिए। प्रसिद्ध भाषा शास्त्री डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के उद्गार भी भाषा नीति के परिचायक थे। उनका कहना था कि राष्ट्रीयता के प्रतीक स्वरूप एक भाषा के माने बिना काम नहीं चल सकता और यह भाषा देश की या राष्ट्र की कोई भाषा होनी चाहिए। हिंदी की प्रतिष्ठा सर्वत्र दिखाई पड़ती है। हमारा सब अंतर प्रांतीय कामकाज राष्ट्रभाषा हिंदी में हो सकता है। बाद में डॉक्टर साहब भ्रम के शिकार हो गए थे। महात्मा गांधी ने भी भाषा नीति के संबंध में बड़े सुलझे हुए विचार स्वतंत्रता से पहले ही जनता के सामने रख दिए थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि समूचे हिंदुस्तान के साथ व्यवहार करने के लिए हमको भारतीय भाषाओं में से एक ऐसी भाषा समूचे हिंदुस्तान के साथ व्यवहार करने के लिए हमारे भारतीय भाषाओं में से एक ऐसी भाषा या जबान की ज़रूरत है जिसे आज ज़्यादा तादाद में लोग जानते और समझते हों और बाकी लोग जिसे झट सीख सकें। इसमें शक नहीं कि हिंदी ऐसी ही भाषा है। उत्तर के हिंदू और मुसलमान दोनों इस भाषा को बोलते और समझते हैं। स्वतंत्रता से पहले हिंदी का पठन पाठन राष्ट्र सेवा का एक अंग समझा जाता था। अनेक वर्षों के स्वतंत्र शासन में हमने हिंदी की इतनी उन्नति कर ली है और हिंदी के प्रति देश में इतना सम्मान बढ़ गया है कि हिंदी वाला अब प्रशंसा की अपेक्षा निंदा का सूचक हो गया है। किसी समय खद्दर के प्रति बड़ा ही सम्मान का भाव था, किंतु आज खद्दर की टोपी भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गई है। यहाँ हम सोचने को विवश हो जाते हैं कि यदि हमारी सरकारी नीति इसी प्रकार की रही तो राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, संविधान आदि का हम भारतीय कितने दिनों तक आदर कर सकेंगे यह नहीं कहा जा सकता। शायद ये सभी प्रश्न एक साथ जुड़े हुए हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। नागालैंड ने अपनी क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी घोषित कर दी है। भारतीय संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदि का तो नागालैंड के अंतर्मन में कितना सम्मान है वह इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि अलगाव की प्रवृत्ति भी अभी भी वहाँ पर है। तमिलनाडु में हिंदी का अत्यधिक विरोध हुआ। वहाँ पर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का किसी समय आदर्श था कि भारत से अलग द्रविड़स्तान बनाया जाए। जैसे पाकिस्तान बना, खालिस्तान की मांग हो रही है, असम बोडोलैंड की मांग हो रही है, उसी तरह द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का किसी समय आदर्श था कि भारत से एक अलग द्रविड़स्तान बनाया जाए। राष्ट्रीय ध्वज या संविधान की होली किस प्रकार तमिलनाडु में जलाई गई उसे तमिलनाडु के देशभक्त अभी भी नहीं भूल सके हैं। और हिंदी भाषा राज्यों में ही नहीं, हिंदी भाषा राज्यों में भी हिंदी के प्रति उदासीनता दिखाई पड़ती है। सरकारें तो प्रयास करती ही हैं
किंतु सामान्य नागरिक भी हिंदी के प्रति उदासीनता दिखाई पड़ता है। शिक्षण संस्थाएं भी अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा रही हैं। अहिंदी भाषा राज्यों में ही नहीं, हिंदी भाषी राज्यों में भी हिंदी के प्रति उदासीनता दिखाई पड़ती है। सरकारें तो प्रयास करती ही हैं, किंतु सामान्य नागरिक भी हिंदी के प्रति उदासीन दिखाई पड़ता है। शिक्षण संस्थाएं भी अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा पा रही हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लगभग 2 वर्ष तक हमने खूब शोर मचाया कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। इसका परिणाम यह हुआ कि सारे देश में हिंदी पठन पाठन की ओर लोगों की रुचि बढ़ी। किंतु संविधान लागू होते होते यह निश्चय होने लगा कि तुरंत हिंदी सिखाने की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लगभग 2 वर्ष तक हमने खूब शोर मचाया कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। इसका परिणाम यह हुआ कि सारे देश में हिंदी पठन पाठन की ओर लोगों की रुचि बढ़ी। किंतु संविधान लागू होते होते यह निश्चय होने लगा कि तुरंत हिंदी सिखाने की आवश्यकता नहीं है। 15 वर्ष की लंबी अवधि इस कार्य के लिए रखी गई और बाद में भी निश्चय की स्थिति का दर्शन नहीं मिलता था। इसलिए कुछ हिंदी भाषी राज्यों में भी हिंदी शिक्षा को गंभीरता से देखा ही नहीं गया। कारण स्पष्ट था, क्योंकि राजकाज की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लगभग 2 वर्ष तक हमने खूब शोर मचाया कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। इसका परिणाम यह हुआ कि सारे देश में हिंदी पठन पाठन की ओर लोगों की रुचि बढ़ी। किंतु संविधान लागू होते होते यह निश्चय होने लगा कि तुरंत हिंदी सिखाने की आवश्यकता नहीं है। 15 वर्ष की लंबी अवधि इस कार्य के लिए रखी गई और बाद में भी निश्चय की स्थिति का दर्शन नहीं मिलता था। इसलिए कुछ अहिंदी भाषी राज्यों में भी हिंदी शिक्षा को गंभीरता से नहीं देखा गया। कारण स्पष्ट था कि राजकाज की भाषा शिक्षा भाषा की प्रेरणा स्रोत होती है। राजभाषा अंग्रेजी चल रही थी, अतः तमिलनाडु में हिंदी शिक्षण के नाम पर कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। अन्य राज्यों में हिंदी शिक्षा पर ध्यान दिया गया, किंतु कुछ में इसकी उपेक्षा की गई। तमिलनाडु में हिंदी को स्कूलों में अनिवार्य नहीं बनाया गया। तमिलनाडु में भी हिंदी को अनिवार्य नहीं बनाया गया। हिंदी में परीक्षा ली जाती थी। फिर भी उससे अग्रिम कक्षा मिलने या ना मिलने फिर भी उससे अग्रिम कक्षा मिलने या ना मिलने पर प्रभाव नहीं पड़ता था। चाहे छात्र फेल हो या पास, आगे की कक्षा में चढ़ा दिया जाता था। इसलिए स्कूलों में हिंदी पनप ना सकी। कभी हिंदी 6ठी कक्षा से पढ़ाई जाती तो कभी 7वीं से, अंततः वह 9वीं से पढ़ाई जाने लगी। स्पष्ट है कि हिंदी शिक्षा की ओर सरकार का ध्यान उतना नहीं गया जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था। उतना ध्यान नहीं दिया गया। अन्य राज्यों में भी हिंदी की शिक्षा के विषय में उत्साह धीरे धीरे कम होता गया। हिंदी भाषी राज्यों में भी सरकार की लचर भाषा नीति का प्रभाव पड़ा।
आज़ाद भारत में सांस लेने वाले छात्र के मन में अंग्रेजी के प्रति निष्ठा कम होती गई और उसने अंग्रेजी शिक्षण को भार स्वरूप समझा। किंतु इस स्थिति से हिंदी शिक्षण के स्तर में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। कुछ तो मातृभाषा समझकर और कुछ ढुलमुल सरकारी भाषा नीति के कारण छात्र हिंदी की शिक्षा को गंभीरता से नहीं देख सके। परिणाम यह स्पष्ट है कि हिंदी भाषी प्रदेशों के बहुत से छात्र न तो अंग्रेजी में और न हिंदी में ही भाव ग्रहण एवं भाव अभिव्यक्ति की उच्च कोटि की योग्यता को प्राप्त कर सके। शिक्षा की दृष्टि से यह स्थिति बहुत ही भयावह है। पिछले अनेक वर्षों से हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी तो हम अंग्रेजी को कक्षा 6 से प्रारंभ करते हैं। शिक्षा की दृष्टि में यह स्थिति अति भयावह है। पिछले अनेक वर्षों से हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी तो हम अंग्रेजी को कक्षा 6 से प्रारंभ करते हैं तो कभी कक्षा 1 से अनिवार्य करने का आदेश दे डालते हैं। कभी हाई स्कूल में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनाते हैं तो कभी उसे वैकल्पिक कर देते हैं। कभी हिंदी साहित्य को इंटर के लिए अनिवार्य घोषित कर देते हैं तो कभी किसी वर्ग के लिए सामान्य हिंदी अनिवार्य करके साहित्य को वैकल्पिक कर देते हैं। कभी इंटर में विज्ञान के छात्रों के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य करते हैं तो कभी वैकल्पिक। सन 1967 में उत्तर प्रदेश में संविदा सरकार ने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए भाषा नीति संबंधी 3-4 परस्पर विरोधी बयान आदेश निकाले थे। कोई भी राजनीतिक दल भाषा नीति के संबंध में स्पष्ट नहीं करता। घुमा फिराकर वक्तव्य दिए जाते हैं। सरकार ने तो शिथिल नीति अपनाने का परिचय भी प्रारंभ कर दिया है। शुरू से ही दे दिया है। कोई भी राजनीतिक दल भाषा नीति के संबंध में स्पष्ट बात नहीं करता। घुमा फिराकर वक्तव्य दिए जाते हैं। सरकार ने तो शिथिल नीति का परिचय शुरू से ही कर दिया है। शिक्षा में भाषा में अध्ययन का प्रश्न भाषा के अध्ययन का प्रश्न राजभाषा के प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है। यह नौकरी का प्रश्न बन जाता है। राजभाषा के संबंध में अस्थिर नीति शिक्षा अस्थिर भाषा नीति को जन्म देती है। हमारी सरकार ने सन 1956 तक द्विभाषा सूत्र की ओर अपना सुझाव प्रदर्शित किया। जब 1956 से सन 1967 तक हम त्रिभाषा सूत्र का जाप करते रहे। वर्ष 1967-68 में केंद्रीय सरकार पुनः द्विभाषा सूत्र की ओर झुकी और अब पुनः त्रिभाषा सूत्र की चर्चा गर्म है। राजभाषा के संबंध में भी अस्थिर शिक्षा नीति अस्थिर भाषा नीति को जन्म देती है। अस्थिर शिक्षा नीति अस्थिर भाषा नीति को जन्म देती है। हमारी सरकार ने सन 1956 तक
द्विभाषा सूत्र की ओर अपना झुकाव प्रदर्शित किया। सन 1956 से 1967 तक हम त्रिभाषा सूत्र का जाप करते रहे। वर्ष 1967-68 में केंद्रीय सरकार पुनः द्विभाषा सूत्र की ओर झुकी और अब पुनः त्रिभाषा सूत्र की चर्चा गर्म है। भाषाई नीति त्रिभाषा फॉर्मूला। हमारा मूल उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहज संवाद एवं संचार स्थापित करना है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य केंद्र शासित प्रदेश राज्यों की सरकारों द्वारा विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र का पालन सुनिश्चित करता है। भाषाई संदर्भ में यदि राज्य सरकार चाहे तो इसमें मामूली संशोधन भी कर सकती है। जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों को उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने विवेक के अनुसार इसकी मूल भावनाओं को समझते हुए लागू करने की आज़ादी है। प्राथमिक विद्यालयों के प्रथम वर्षों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा का प्रयोग बच्चों को सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने और सोचने इत्यादि में समझ विकसित करने में मदद करता है, जिनसे बच्चे सुवाच्य, शुद्ध उच्चारण एवं सही बर्तनी सीखने तथा लेखन की गलतियों से बच सकेंगे। साथ ही साथ सृजनात्मकता, आत्माभिव्यक्ति में विश्वास एवं मौलिक चिंतन कर सकेंगे। इसके पश्चात विद्यालय शिक्षा की कक्षाओं में सहज रूप से क्षेत्रीय भाषाओं और अन्य दूसरी भाषाओं के माध्यम से ज्ञान अर्जित कर सकने में भी समर्थ हो सकेंगे। इसके पश्चात हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में, हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज। भारत में संविधान को हिंदी के राष्ट्रभाषा का स्थान दिया गया, परंतु अंग्रेजी भी साथ साथ चलती रहनी चाहिए, ताकि ऐसा भी विचार किया गया और विधान भी किया गया, नियम भी बनाया गया। भारत में संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया गया, परंतु अंग्रेजी भी साथ साथ चलती रहनी चाहिए, ऐसा भी विधान किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी की प्रमुखता बनी रही तथा दक्षिणी प्रदेशों और अहिंदी प्रदेशों में भी हिंदी का विरोध करना आरंभ कर दिया और अंग्रेजी को महत्व दिया जाने लगा। आरंभ में हिंदी का विरोध नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता का प्रश्न प्रमुख था। अंग्रेजों और अंग्रेजी का विरोध सभी ने किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सभी ने स्वीकार किया था। जिस प्रकार अंग्रेजी को देश से निकाल दिया गया था, उसी प्रकार उस प्रकार अंग्रेजी का निष्कासन नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ कि हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में सबल नहीं हो सकी। अंग्रेजी ने अपना महत्व बनाए रखा और अहिंदी प्रदेशों ने अंग्रेजी को अपनाया, जबकि राष्ट्रभाषा अपने ही देश की भाषा होनी चाहिए। विदेशी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त करना दासता का प्रतीक है, गुलामी का प्रतीक है। इस संबंध में अनेक तर्क दिए गए। पहला तर्क दिया गया कि हिंदी में वे सभी गुण हैं जो एक राष्ट्रभाषा में होना चाहिए। हिंदी सबसे अधिक प्रयोग होने वाली भाषा है। सभी प्रदेशों के निवासी इसे सरलता से बोधगम्य कर लेते हैं। यह हिंदी एक विशाल क्षेत्र की मातृभाषा है।
हिंदी का राष्ट्रभाषा होना अधिक व्यवहारिक तथा गौरव की बात है। हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। भारत की अन्य भाषाएं भी संस्कृत से निकली हैं और अधिक समीप हैं। दक्षिणवासी संस्कृत को अधिक प्रयुक्त करते हैं। हिंदी का प्रयोग अधिक सरल तथा सुलभ है। हिंदी भाषा की विशेषता यह है कि हिंदी में वे सभी गुण हैं जो एक राष्ट्रभाषा में होनी चाहिए। हिंदी सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली भाषा है। सभी प्रदेशों के निवासी इसे सरलता से बोधगम्य कर लेते हैं और हिंदी एक विशाल क्षेत्र की मातृभाषा है। हिंदी का राष्ट्रभाषा होना अधिक व्यवहारिक तथा गौरव की बात है। हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। भारत की अन्य भाषाएं भी संस्कृत से निकली हैं और अधिक समीप हैं। दक्षिणवासी संस्कृत को अधिक प्रयुक्त करते हैं। हिंदी का प्रयोग अधिक सरल तथा सुगम है। हिंदी भाषा की विशेषता यह है कि ध्वनि और लिपि में साम्य होने के कारण उसे बोधगम्य करना तथा सीखना सरल है। हिंदी के अक्षरों का उच्चारण एक ही होता है। हिंदी वैज्ञानिक विधि से सीखी जा सकती है। राष्ट्रभाषा का महत्व राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता। राष्ट्रभाषा का महत्व राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता को बनाए रखने में होता है। राष्ट्रभाषा का महत्व राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता को बनाए रखने में होता है। आज भाषा के आधार पर देश के विभाजन संबंधी समस्याएं आती हैं। अंग्रेजी से राष्ट्रीय एकता नहीं रख सकते क्योंकि भावात्मक पक्ष की अभिव्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से होती है। राष्ट्रीयता का भाव राष्ट्रभाषा के माध्यम से सफलीभूत होता है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार हिंदी का ज्ञान राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन देता है और हिंदी अन्य भाषाओं की अपेक्षा सबसे अधिक राष्ट्रभाषा बनने की योग्यता रखती है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हिंदी का ज्ञान राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन देता है और हिंदी अन्य भाषाओं की अपेक्षा सबसे अधिक राष्ट्रभाषा बनने की योग्यता रखती है। अपने देश की भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान न देकर विदेशी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त करना हमारी दासता का प्रतीक है। मानसिक रूप से अंग्रेजों तथा अंग्रेजी की दासता बनी हुई है। राजर्षि टंडन के अनुसार हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं मानता क्योंकि उसे अधिकांश व्यक्ति हिंदी को राजर्षि टंडन कहते हैं। राजर्षि टंडन के अनुसार हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं मानता कि इसे अधिकांश व्यक्ति बोलते और समझते हैं। इस कारण भी नहीं कि हिंदी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसलिए भी नहीं कि यह प्रगतिशील और वैज्ञानिक भाषा है, बल्कि मैं हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए मानता हूँ कि इसमें हमारी दासता की प्रतीक अंग्रेजी को निष्कासन करने की क्षमता है। मैं हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए मानता हूँ कि इसमें हमारी दासता की प्रतीक अंग्रेजी को निष्कासन करने की क्षमता है। भारतीय धार्मिक चारों धामों बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम, द्वारिका में हिंदी का बाहुल्य है। यह धार्मिक स्थल भी राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देते हैं। हरिद्वार, मथुरा, अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि स्थानों पर हिंदी का ही प्रयोग होता है।
हिंदी भाषा भावात्मक एक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम है। हिंदी भारत के हृदय की वाणी रही है। हिंदी भाषा भावात्मक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम है। हिंदी भारत के हृदय की वाणी रही है। हिंदी भाषा क्षेत्र का हृदय माना जाता है, देश का हृदय माना जाता है। हिंदी साहित्य की रचनाएं भारत की संस्कृति का प्रतीक हैं और यह किसी विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित नहीं है। आज तकनीकी माध्यमों रेडियो तथा दूरदर्शन पर अधिकांश कार्य हिंदी में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। सभी भारतवासी उन्हें सुनते हैं तथा देखते हैं और समझना सभी के लिए सरल और सुगम होता है। इसलिए राष्ट्रभाषा में व्यवहारिक कठिनाई भी नहीं है। हिंदी भाषा में उन सभी गुणों का समावेश है जिनके बल पर यह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की श्रेणी में स्थान ले सकती है। स्थान ले ही नहीं सकती, स्थान रखती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश मंत्री के समय में संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाया था। भारत के महानगरों में प्रायः हिंदी का ही प्रयोग अधिक किया जाता है। आज फिल्मों चलचित्रों का युग है। अधिकांश हिंदी फिल्मों का निर्माण हिंदी में ही हो रहा है। भारत के महान कवियों की रचनाएं हिंदी में उपलब्ध हैं। हिंदी प्रेमी तथा हिंदी केंद्रीय संस्थान हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में केवल भारत में ही नहीं अपितु अन्य देशों में भी प्रयत्नशील हैं। हिंदी प्रगति एवं विरोध के मध्य की अवस्था में है। भारत में भाषा के विविध रूप। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत में भाषा के विविध रूप क्या हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया। तो इसमें पहले मातृभाषा की चर्चा करें। मातृभाषा, मदर टंग। भाषा का प्रथम रूप मातृभाषा है, जो माँ के उदर से निकलने के बाद बच्चे जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, घर में, परिवारों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह मातृभाषा कही जाती है। भारत का प्रथम रूप मातृभाषा है। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है माँ से ग्रहण की हुई भाषा। हम जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि, हम जननी जन्मभूमिश्च कहकर माँ के विशाल रूप में भी मातृभूमि को देखते हैं। अतः जन्मभूमि में व्यवहृत भाषा को मातृभाषा कहते हैं। कभी कभी माँ की भाषा और मातृभूमि की स्वीकृत भाषा में अंतर होता है। उत्तर प्रदेश में अधिकांश छात्र प्रारंभ से ही अपनी माता के मुंह से अवधी, ब्रज, भोजपुरी आदि सुनते हैं, किंतु उत्तर प्रदेश की मातृभाषा हिंदी है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश छात्र प्रारंभ से ही अपनी माता के मुंह से अवधी, ब्रज, भोजपुरी आदि भाषा सुनते हैं, किंतु उत्तर प्रदेश की मातृभाषा हिंदी है। अवधी, ब्रज, भोजपुरी आदि हिंदी की बोलियां हैं। ये स्वतंत्र भाषाएं नहीं हैं। इसे जनपद भाषा भी कहा जाता है। संसार के सभी देशों में स्वीकृत भाषाओं की अपनी अपनी बोलियां भी हैं। अंग्रेजी इंग्लैंड की मातृभाषा है, किंतु वेल्स जैसी समृद्ध भाषा को भी बोली का ही अवसर मिल सका है। जनपद भाषाओं को संस्कृत भाषाओं के जनपद भाषाओं को मातृभाषा के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। बेलार्ड ने घर की बोली को माता की भाषा मदर्स टंग और समाज द्वारा स्वीकृत भाषा को
मातृभाषा मदर टंग कहा है। दूसरा है प्रादेशिक एवं अथवा क्षेत्रीय भाषा। प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय भाषा भारत के संबंध में मातृभाषा क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं। भारत में बोलियां अनेक हैं, किंतु मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाएं 12 हैं। इन भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भी लिखा गया है। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। संस्कृत निजी क्षेत्र की भाषा नहीं है, फिर भी यह भारतीय भाषा है। उर्दू हिंदी की शैली है और बोली है और किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है। राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात इन क्षेत्रीय भाषाओं को प्रादेशिक भाषा भी कहा जा सकता है, क्योंकि किसी न किसी राज्य की मातृभाषाएं हैं। राष्ट्रभाषा भाषा का दूसरा रूप राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा वह होती है, भाषा का दूसरा रूप राष्ट्रभाषा का है। राष्ट्रभाषा वह होती है जो देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है और भाषा का दूसरा रूप राष्ट्रभाषा होती है। क्या है? राष्ट्रभाषा वह होती है जो देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है और जिसमें राष्ट्र के निवासी परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व में भी भारत की राष्ट्रभाषा सही मायने में हिंदी थी। हिंदी में ही धूर दक्षिण में स्थित रामेश्वरम के आसपास के लोग भारतीयों का स्वागत करते थे। भारत के अनेक तीर्थों में लोग इसी भाषा का व्यवहार करते थे। कोलकाता, मुंबई, कराची, लाहौर, दिल्ली आदि नगरों में यह भाषा अपरिचित नहीं थी। हमारे राष्ट्र भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन था 14 सितंबर 1949 ईस्वी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी। उस दिन भारतीय संविधान सभा में सर्वसम्मति से स्वतंत्र भारत गणतंत्र संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार था। उस दिन तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, पंजाबी, हिंदी, बांग्ला, असमिया और उड़िया को राज्यों की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसी राज्य की राजभाषा वर्ग में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को भी सम्मिलित किया गया है। संविधान के इसी राजभाषा वर्ग में संस्कृत, उर्दू तथा सिंधी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रभाषा के बाद राजभाषा को ही राजभाषा का पद मिलना चाहिए। सभी स्वतंत्र देशों में राष्ट्रभाषाएं ही वहाँ की राजभाषा भी हैं। भारत में भी राष्ट्रभाषा को ही राजभाषा होना चाहिए, किंतु इस समय दुर्भाग्य से दोनों में बहुत ही अंतर है। इस अंतर को शीघ्र ही समाप्त होना चाहिए। इस संदर्भ में शैलेश मटियानी का निम्नलिखित कथन द्रष्टव्य है, ध्यान देने योग्य है, अवलोकन के योग्य है। संविधान में राजभाषा के सारे अधिकार बिना शर्त अंग्रेजी को दिए गए, लेकिन राजभाषा का पद घोषित रूप से नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा का पद दिए गए होने की घोषणा की गई, लेकिन अधिकारों के नाम पर
अंग्रेजी की जूठन पर पलने को मोहताज रखा गया। संविधान में राजभाषा के सारे अधिकार बिना शर्त अंग्रेजी को दिए गए, लेकिन राजभाषा का पद घोषित रूप से नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा का पद दिए गए होने की घोषणा की गई, लेकिन अधिकारों के नाम पर उसे अंग्रेजी के जूठन पर पलने को मोहताज रखा गया। पद की घोषणा के बाद सिर्फ अवधि का प्रश्न ही बाकी रह जाता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 343 खंड 1 में संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के अनुच्छेद 343 खंड 1 में संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लिपि देवनागरी होगी। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। घोषित करने के बाद अनुच्छेद 351 में भारत सरकार को ये निर्देश दिए गए कि वे हिंदी को राजभाषा के पद के योग्य बनाने का काम भारत सरकार को सौंपने की यह कितनी अभूतपूर्व कि उतनी ही अवैध और शर्मनाक व्यवस्था संविधान में सिर्फ हिंदी के लिए की गई और अंततः अवधि की सारी झंझटें ही समाप्त कर देने के पक्के इरादों में जब तक एक भी अहिंदी भाषी राज्य असहमत होगा जब तक एक भी अहिंदी भाषी राज्य असहमत होगा, यह बहुमत संसदीय प्रणाली की शासन व्यवस्था में असहमत का चूड़ दरवाजा भी भाषा के मामले में सिर्फ हिंदी भाषा के लिए ही खुला गया। लेकिन राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, महाकवि सुमित्रानंदन पंत और महर्षि महादेवी वर्मा ने जिसे लेकर जैनेन्द्र यशपाल, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, नरेश मेहता, डॉक्टर रामविलास, पंडित विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नामवर सिंह आदि तक हिंदी के साथ किए गए इस संवैधानिक मखौल को लेकिन किसी भी शिखर हिंदी लेखक ने कभी कोई सवाल कतई नहीं उठाया। हिंदी दिवस के पाखंड पर्वों पर राजनेताओं की तर्ज में इन लोगों ने चाहे कितनी दूर की हाँकी हो, हिंदी दिवस के इस पाखंड पर्वों पर राजनेताओं की तर्ज में इन लोगों ने चाहे कितनी ही दूर की हाँकी हो, लेकिन राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की प्रेत छाया अंग्रेजी की तुलना में हिंदी की संवैधानिक और व्यवहारिक हैसियत की शर्मनाक हद तक हास्यास्पद बना दी गई। इस दुर्वी संधि के विरुद्ध हिंदी के किसी भी मूर्धन्य ने अपने जिह्वा के बंध कभी नहीं खोले। मातृभाषा, प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा के पश्चात अब हम लोग आते हैं सांस्कृतिक भाषा। तीसरे रूप में भाषा हमारे समक्ष संस्कृति भाषा के रूप में आती है। संस्कृति भाषा वह भाषा होती है जिसमें किसी देश की प्राचीन संस्कृति विद्यमान रहती है। इसे प्राचीन भाषा भी कहा जाता है। तीसरे भाषा के रूप में
हमारे समक्ष संस्कृति भाषा के रूप में आती है। संस्कृति भाषा वह भाषा होती है जिसमें किसी देश की प्राचीन संस्कृति विद्यमान रहती है। इसे प्राचीन भाषा भी कहा जाता है। भारत की संस्कृति भाषाएं प्राकृत, पाली और अपभ्रंश है। भारत की संस्कृति भाषाओं में संस्कृत का महत्वपूर्ण स्थान है। अंग्रेजी इंग्लैंड की भी संस्कृति भाषा नहीं है, तब भारत की संस्कृति भाषा के रूप में तो उसका प्रश्न ही नहीं उठता। आजकल बहुत से विद्वान भारतवर्ष की संस्कृति भाषा के रूप में अंग्रेजी को स्थान देने लगे हैं, और जो व्यक्ति अंग्रेजी बोलने में दक्ष है उसे सुसंस्कृत समझा जाता है और उसे सुसंस्कृत समझने लगते हैं। इस संबंध में वर्ष 1988 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मराठी कवि श्री विष्णु वामन शिखाडकर कुसुम द्वारा ज्ञानपीठ समारोह में दिए गए वक्तव्य का निम्नलिखित अंश विचारणीय है। संस्कृति भाषा के रूप में संस्कृत के बाद हिंदी उसका स्थान स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर रही है। इस संबंध में न्यायमूर्ति श्री सुरेंद्र नारायण द्विवेदी का मंतव्य द्रष्टव्य है। भारतीय संस्कृति का सुस्वज्वल वांग्मय रूप संस्कृत भाषा है। यह अमृतवाणी है। निष्पक्ष भाव से सोचा जाए, भारतीय संस्कृति का समुज्ज्वल वहंगम्य रूप संस्कृत भाषा है। यह अमृतवाणी है। इस भाषा के ही कारण भारतीय संस्कृति जीवित और जागृत है। यह कल्याणी भाषा शांतिदायिनी है। निष्पक्ष भाव से सोचा जाए तो सभी भारतीय भाषाएं संस्कृत भाषा से दायाद संबंध रखती हैं, किंतु हिंदी भाषा पर सर्वाधिक दायित्व है। करोड़ों भारतवासियों द्वारा बोली जाने वाली, समझी जाने वाली और कार्य व्यापार में व्यवहृत होने वाली हिंदी भारत की स्वतः सिद्ध राष्ट्रभाषा है। इसका भविष्य उज्ज्वल है। हिंदी देश की संस्कृति की प्रमुख वांग्मयी धारा है। यह किसी प्रांत विशेष, जाति या संप्रदाय विशेष की भाषा नहीं है। इस पर सबका सम्मान अधिकार है और इसके नाम और काम में राष्ट्रीयता ओतप्रोत है। हिंदी भाषा के साहित्य को समृद्ध बनाने में सिंध से बंगाल तक, हिमालय से केरल तक के संतों, कवियों का पूर्ण योगदान रहा है। हम गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुल्ला साहब, रज्जब, ताज, रश खान, रहीम, जैसी को कैसे अलग कर सकते हैं? जिस सांस्कृतिक मंच से व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, माघ, वान, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा की वाणी ने समाज को उन्नत बनाया है, उसी मंच पर आज हमारा हिंदी का साहित्यकार आसीन है। उस पर बहुत बड़ा दायित्व है। वह एक अखंड परंपरा का उत्तराधिकारी है। उसके श्रम, सहयोग, साहित्य निर्माण पर इसका अत्यधिक भरोसा रखते हैं। जिस सांस्कृतिक मंच से व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा की वाणी से समाज को उन्नत बनाया है, उसी मंच पर आज का हमारा हिंदी का साहित्यकार आसीन है। उसी पर बहुत बड़ा दायित्व है। वह एक अखंड परंपरा का उत्तराधिकारी है। श्रम, सहयोग, साहित्य निर्माण आदि पर हम अत्यधिक भरोसा रखते हैं। आज हम लोगों ने औपनिवेशिक वाद विवाद
की चर्चा की, भाषा के विभिन्न रूपों की चर्चा की। अगली कक्षा में आगे। धन्यवाद।